This is Sunita. Welcome to my YouTube channel, and today I will teach you chapter number 2nd of class 10th Civics Federalism. मीन्स ऑफ फेडरलिज्म. इससे पहले हमने पावर शेयरिंग चैप्टर कर लिया है. तो पावर शेयरिंग में हमने देखा कि किस तरह से पावर को शेयर करने से कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं. ऐसा कंट्री जो पावर को शेयर नहीं करता है उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, और ऐसा कंट्री जिसमें पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, पावर को शेयर कर दिया जाता है डिफरेंट लेवल डिफरेंट ग्रुप्स में, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम होते हैं. लाइक बेल्जियम जिस कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं हुए, और लाइक श्रीलंका जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इवन सिविल वॉर भी हो गया था. ये चैप्टर नंबर 2 है रिगार्डिंग फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म में किस तरह से पावर का डिवीजन होता है. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्टली मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various units of the country. जो कंट्री में सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, उससे पावर लेके डिवाइड कर दी जाती है. इट मीन्स उसकी डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर दी जाती है. जो हमारी सेंट्रल पावर है उसमें से हर स्टेट को पावर दे दी गई है, और उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट है उसको पावर दे दी गई है. तो ये क्या हुआ, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया. तो इस पावर का जो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, पावर की जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में, वो क्या कहलाता है, फेडरलिज्म. इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन डिफरेंट लेवल्स. पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, पावर को डिवाइड कर देना डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में, सेंटर से स्टेट को, स्टेट से लोकल को. तो ये पावर का डिवीजन हो जाता है जिससे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं होते हैं, और बेस्ट गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, बेस्ट वर्क होता है. अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं. फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर. जो लेवल्स हैं उनको हम टायर भी बोल सकते हैं. तो 2 और या उससे ज्यादा, 2 और मोर लेवल. फर्स्ट इज सेंटर, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड लोकल. बिफोर 1992 हमारे इंडिया में 2 लेवल्स थे, एक सेंट्रल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल. आफ्टर दैट थर्ड लेवल और बन गया, वो कौन सा, लोकल लेवल, जिसमें आप देखते हो लोकल लेवल में कि विलेज पंचायत है या अर्बन म्युनिसिपैलिटीज हैं, तो उसमें क्या है, वो थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म आती है, उसमें क्या है कि इसमें 2 या उससे ज्यादा लेवल्स होते हैं. फीचर नंबर 2, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट. टायर कौन से, सेंटर, स्टेट और लोकल. डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन. कि जो डिफरेंट डिफरेंट है टायर गवर्नमेंट के, सेंटर, स्टेट और लोकल, वो गवर्न कर रहे हैं सेम सिटीजन को. इट मींस इंडिया की सिटीजन को गवर्न कर रहे हैं, बट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिस्डिक्शन. लेकिन उनका वर्किंग एरिया डिफरेंट होता है. उनका जो अधिकार क्षेत्र है, ज्यूरिस्डिक्शन, उनका अधिकार क्षेत्र डिफरेंट होगा. डिफरेंट लेवल का वर्क डिफरेंट होगा, उनका ज्यूरिस्डिक्शन डिफरेंट होगा. देन पॉइंट नंबर 3, फीचर नंबर 3, द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी. अब उनको जो लेवल, हर लेवल को जो वर्क मिला है, ज्यूरिस्डिक्शन मिला है, अधिकार क्षेत्र मिला है, वो किसने स्पेसिफाइड किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने. ये नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट आई और उसने कह दिया कि इसका वर्किंग एरिया ये है, इसका वर्किंग एरिया ये है. ऐसा नहीं है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेटअप किया गया है कि कौन सा एरिया किस लेवल के पास जाएगा, लेवल का ज्यूरिस्डिक्शन कौन सा होगा, कितने एरिया में वो वर्क कर सकता है. तो ये किसमें है रिटर्न, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. देन पॉइंट नंबर 4 आता है, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी चेंज्ड बाय वन लेवल गवर्नमेंट. अब ये आपको सभी को पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है. एक बहुत टफ प्रोसेस से उसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन जब उसमें चेंज होता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जब चेंज करना होता है, कोई भी प्रोविजन चेंज करने होते हैं, तो उसके लिए कैंट बी चेंज बाय वन लेवल. कोई भी एक गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकती, उसके लिए हर लेवल का पार्टिसिपेशन कंपलसरी है. पॉइंट नंबर 5, courts have the power to interpret the constitution and the powers of different level of the government. कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करने का राइट किसको है, हमारे सुप्रीम कोर्ट है.
इट मीन्स जो कोर्ट्स है और सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करनी है यानी संविधान है उसकी व्याख्या करनी है तो ये राइट किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास, कोर्ट्स के पास है। और अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट अथॉरिटी तो उसमें से जो उसका सॉल्यूशन करना है वो सॉल्यूशन कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सॉल्यूशन को ही माना जाएगा, चाहे वो स्टेट के फेवर में हो चाहे सेंटर के फेवर में। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिगार्डिंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर डिफरेंट। जो रेवेन्यू के सोर्सेज है, जो टैक्सेस के सोर्सेज है वो डिफरेंट लेवल के डिफरेंट हैं और ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न कर दिए गए हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी कहाँ से अपने टैक्सेस लेगी, स्टेट अथॉरिटी कहाँ से लेगी और लोकल एरिया का कहाँ से होगा। तो इनको पहले से ही रिटर्न कर दिया गया या इनके पहले से ही फिक्स कर दिए गए कि इनके सोर्सेज ये होंगे, इनके रेवेन्यू सोर्सेज यहाँ से होंगे जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। जो हमारा फेडरल सिस्टम है यानी कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इसके ऑब्जेक्टिव है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की सेफगार्ड करना, और जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि कंट्री में यूनिटी को बढ़ावा देना, कंट्री में यूनिटी को बनाए रखना। तो ये 7 पॉइंट्स हमने रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम पढ़े कि जिस कंट्री में फेडरल सिस्टम होता है उस कंट्री में ये फीचर्स प्रेजेंट होती है। तो हमारे इंडिया में, इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो इंडिया में ये सारी फीचर्स प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं कि जो फेडरल कंट्री है वो अदर कंट्री से ज्यादा बेटर होता है क्योंकि इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होती है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन या डिसेंट्रलाइज होने के रीजन से कोई भी अथॉरिटी डिक्टेटर नहीं बन सकती है, कोई भी अथॉरिटी इस तरह से वर्क नहीं कर सकती है कि उनके ऊपर किसी अनादर की डोमिनेंस ना हो। वो ऐसी डोमिनेंट पावर नहीं बन सकती है कि जिससे वो बैड वर्क करने लग जाए। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के टाइप्स कितने हैं? देयर आर 2 टाइप्स, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन कैसे होता है और होल्डिंग टुगेदर कैसे होता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। जब, अब यहां समझो कि जब इसमें क्या बताया है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इट मीन्स ये सारे क्या है, स्टेट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, कमिंग टुगेदर एक साथ आते हैं और एक बिगर यूनिट बनाते हैं। इट मीन्स स्टेट इकट्ठे होकर सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाते हैं, तो वो क्या कहलाया, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इट मीन्स यहाँ पर पावर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सभी के पास इक्वल पावर होती है, तो वो कहलाएगा कमिंग टुगेदर फेडरेशन, लाइक यूएसए, स्विट्जरलैंड। होल्डिंग टुगेदर की बात करते हैं तो होल्डिंग टुगेदर में, कमिंग में तो इक्वल बताया कि सारे स्टेट्स एक साथ आते हैं और लार्ज यूनिट बनाते हैं, यानी कि जो स्मॉल स्टेट्स मिलकर एक लार्ज यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। जबकि होल्डिंग टुगेदर में लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। लार्ज यूनिट यहाँ पर कौन सी है, सेंट्रल। सेंट्रल क्या है, लार्ज यूनिट है। इसने डिसाइड किया कि मुझे कहां पर पावर को डिवाइड करना है। यहां पर क्या हुआ था कि स्मॉल स्टेट्स ने मिलकर लार्ज यूनिट बनाई, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मुझे अपनी पावर को कहां पर डिवाइड करना है। तो सेंटर पावर ने स्मॉल स्टेट में पावर को डिवाइड कर दिया। यहां पर कमिंग एक साथ एक जैसे, यहां पर होल्डिंग, सेंटर के पास होल्डिंग पावर, मेन पावर किसके पास है, सेंटर के पास। इसने अपनी पावर को, यानी कि अपने ऊपर ज्यादा बर्डन हो गया वर्क का, तो अपनी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, पावर को डिवाइड किया है किनमें, स्टेट्स में। तो ये होल्डिंग, इसकी होल्डिंग हुई, इट मीन सेंट्रल, जो सेंटर पावर है उसकी होल्डिंग हुई किसके ऊपर, स्टेट्स के ऊपर। जबकि यहाँ पर किसी की कोई कॉन्क्यूरिंग नहीं है, कोई डोमिनेंस नहीं है, ऑल आर इक्वल। तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन हुआ और ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हुआ। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की जो एग्जांपल है वो इंडिया और स्पेन है। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। उसमें लिस्ट बनाई गई है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के पास डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। तो अभी हमने फीचर्स में डिस्कस किया था रिगार्डिंग जूरिसडिक्शन। तो ये एरिया देखते हैं कि लिस्ट डिफरेंट डिफरेंट है कि
यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहाँ वर्क कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ कर सकती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है तो इसको लिस्ट में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 लिस्ट। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड है? यूनियन लिस्ट में ओनली सेंटर गवर्नमेंट वर्क कर सकती है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की कोई कॉन्क्यूरिंग नहीं है। तो स्टेट जो सेंटर गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन लिस्ट में इंक्लूड होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट वर्क इज डिफेंस। डिफेंस के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करेगी, कोई भी वर्क हो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई इनरोलमेंट नहीं होगी। सेकंड फॉरेन अफेयर, अगर अनदर कंट्री के साथ कोई वर्क है, रिलेशन है, वर्क है, तो वो फॉरेन अफेयर इंक्लूड इन यूनियन लिस्ट। थर्ड इज बैंकिंग। बैंकिंग और करेंसी, इनसे रिलेटेड वर्क भी यूनियन लिस्ट में आता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर वर्क करती है। सेकंड स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कौन सी होती है? जिसमें ओनली स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है। यूनियन का इट मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं होता है। तो ऐसे वर्क जिसमें ओनली वर्क करती है स्टेट गवर्नमेंट। फर्स्ट इज पुलिस। पुलिस जो है उसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है। ट्रेड से रिगार्डिंग, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, तो ये सारे वर्क इंक्लूड इन स्टेट लिस्ट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर वर्क करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेयरनेस नहीं होगी। थर्ड आता है रिगार्डिंग कंकरेंट लिस्ट। अब देखो यूनियन लिस्ट में ओनली कौन काम करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड आता है रिगार्डिंग कंकरेंट लिस्ट, जिसमें सेंट्रल भी और स्टेट भी। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें दोनों गवर्नमेंट वर्क करती है, सेंट्रल भी और स्टेट भी। तो कंकरेंट लिस्ट में आएगा एजुकेशन, देन फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज एंड अडेप्टेशन। ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूड इन कंकरेंट लिस्ट, और इसमें जो वर्क करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही इसमें सहमति को माना जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चलेगी। नेक्स्ट आता है रेजिडुअरी लिस्ट। ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उस टाइम ओनली ये 3 लिस्ट थी, लेकिन उसके बाद कुछ सब्जेक्ट ऐसे आए जो न्यू थे, तो उनके लिए एक अलग से लिस्ट बनाई गई, उसका नाम रखा गया रेजिडुअरी लिस्ट, यानी कि अतिरिक्त, अधिशेष कि जो और बच गए। और उसमें सब्जेक्ट आपका आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर अब वर्क कौन करेगा, किसके अंडर आएगा? ये आएगा आपका ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर वर्क नहीं कर सकती है। तो ये यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, रेजिडुअरी लिस्ट है, ये सारी चीजें इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। पावर एक जगह थोड़ी है कि भाई ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा वर्क करेगी, सारा डिवाइड किया गया है कि कौन सा वर्क कौन करेगा। तो इन तीनों लिस्ट में यूनियन लिस्ट जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिसमें ओनली स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, जबकि कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है। अगर डिस्प्यूट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वैलिड माना जाएगा। देन रेजिडुअरी लिस्ट में ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी लिस्ट में कौन सी गवर्नमेंट वर्क करती है। तो ये डिफरेंट वर्किंग एरिया दिए गए हैं, इनके जुरिस्डिक्शन डिफरेंट दिए गए हैं, इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट क्या है? फेडरल गवर्नमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे वर्क कर रहा है। फेडरलिज्म आप कैसे कह सकते हो कि इंडिया में फेडरलिज्म है? तो फर्स्ट पॉइंट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अगर हम देखते हैं ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस टाइम कि उस टाइम कितने स्टेट्स थे और प्रेजेंट टाइम में कितने स्टेट्स हैं। उस टाइम ओनली 14 स्टेट्स थे, बट हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो आप देखते हो अब कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स बन चुके हैं। तो ये क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज स्टेट बनना स्टार्ट हो गया था। सबसे पहला स्टेट जब अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज बना था 1952 में, जो आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी, आंध्र प्रदेश ने अपनी डिमांड की थी वी वांट सेपरेट स्टेट अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, तो उसको अलग से स्टेट बनाया गया था। देन आफ्टर ये एक कंपटीशन चल गया था कि हमें भी अपना डिफरेंट स्टेट बनाना है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। तो लैंग्वेज बेस्ड के ऊपर काफी स्टेट्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। 2014 में तेलंगाना स्टेट की फॉर्मेशन हुई। अब आप देखते हो कि किस तरह से अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू कल्चर स्टेट की फॉर्मेशन हुई है। तो वो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? तो ये पॉसिबल हुआ है फेडरल कंट्री के रीजन से। फेडरल कंट्री था तभी तो पावर को डिवाइड कर दिया गया। अगर यूनिटरी कंट्री होता, ऐसा कंट्री जिसमें पावर एक जगह होती, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज पॉलिसी। तो लैंग्वेज पॉलिसी में कि इंडिया में जो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है, तो
ऐसा नहीं है कि किसी एरिया में दूसरी लैंग्वेज को फोर्सफुली वहां पर स्टेब्लिश किया गया है। जिस एरिया की जो लैंग्वेज है वो अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हैं। अब तमिलनाडु की डिफरेंट है, राजस्थान की डिफरेंट है, हरियाणा की डिफरेंट है, तो वो अपनी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई, हिंदी इंग्लिश रखी गई है कि जिसके रीजन से कोई भी डिस्प्यूट ना हो। हमारे इंडिया में अगर हिंदी को लगाते हैं तो 22 लैंग्वेजेस हैं, तो किसी को स्पेशल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है कि ये लैंग्वेज तो स्पेशल, ये फोर्सफुली किसी के ऊपर इम्पोज की जाएगी। तो इससे क्या है, हमें यहाँ पता चलता है कि इंडिया में फेडरलिज्म अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट वन इज सेंटर स्टेट रिलेशन, कि जो सेंटर है उसका स्टेट के साथ कैसा रिलेशन है। सेंटर में लाइक कांग्रेस की गवर्नमेंट चलती रही, जब इंडिया इंडिपेंड हुआ उस टाइम ओनली कांग्रेस की गवर्नमेंट चलती थी हर स्टेट में भी। जब फर्स्ट टाइम जो केरला स्टेट है वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई, उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ टाइम बाद उस गवर्नमेंट को हटा के और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। रीजन क्या था, क्योंकि सबके माइंड में ओनली कांग्रेस के बारे में ही ये था कि कांग्रेस ही रूल कर सकती है। लेकिन आफ्टर 1990 सेंटर और हर स्टेट में डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट सेटअप हो रही है, लेकिन उससे रिलेशन के ऊपर सेंटर और स्टेट के रिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बिफोर 1990 की बात करते हैं तो उसमें सेंटर स्टेट के रिलेशन में थोड़े डिस्प्यूट्स थे जो एक फेडरलिज्म के लिए बेटर नहीं थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम आफ्टर 1990 हम देखते हैं कि सेंटर स्टेट के रिलेशन, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सेंटर में और कोई भी गवर्नमेंट स्टेट्स में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी सेंटर में मान लो बीजेपी है, स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट है, तो उससे कोई ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट के लिए कोई वर्क नहीं करेगी, ये स्टेट तो यहाँ तो डिफरेंट गवर्नमेंट है हम नहीं सोच, ऐसा नहीं है। जो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन है वो बेस्ट है, इसीलिए इंडिया में जो फेडरलिज्म वर्क कर रहा है वो अच्छा। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मीन्स होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, सेंट्रलाइजेशन का मीन्स होता है पावर को एक जगह रखना। जब सेंटर से पावर स्टेट में डिवाइड कर दी जाती है उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, जब पावर को सेंटर और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है तो वहां पर क्या कहलाता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। तो आफ्टर 1992 पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, पावर को डिवाइड कर दिया गया। बिफोर 1992 पावर टू पार्ट में थी, पावर टू लेवल में थी, सेंटर और स्टेट। आफ्टर 1992 जो पावर के 3 लेवल कर दिए गए, यानी कि सेंटर, देन स्टेट, देन लोकल लेवल। अब जो लोकल लेवल है उसमें पावर को क्यों दिया गया, क्योंकि जो लोकल एरियाज हैं वहां पर वर्किंग एरिया बेटर नहीं था। स्टेट मान लो सेंटर बेटर वर्क नहीं कर पा रहा था, उसने अपनी पावर को डिवाइड करके स्टेट में दे दिया। अब स्टेट वर्क कर पा रहा है लेकिन वो लोकल एरिया में वर्क नहीं कर पा रहा था, तो उसने भी अपनी पावर को डिवाइड कर दिया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और पावर किसको दे दी, लोकल एरिया में दे दी। तो उसमें रूरल एरिया और अर्बन एरिया। तो मेजर स्टेप्स टेकन टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए इन 1992। तो फर्स्ट इज रूरल एरिया में पंचायती राज स्टेब्लिश किया गया, जिसका प्रेसिडेंट होता है सरपंच, और इस जो सरपंच को इलेक्ट करते हैं और पंच को इलेक्ट करते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। ग्राम सभा कैसे होती है कि अबव 18 ईयर पर्सन, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को यूज किया गया है। तो अबव 18 ईयर जो पर्सन होता है वो अपनी वोटिंग से सरपंच को सेलेक्ट करता है। ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत को इलेक्ट करेगी। ग्राम पंचायत से ऊपर की जो बॉडी आती है उसको बोलते हैं पंचायत समिति। देन उसके सबसे ऊपर की जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं जिला परिषद। तो सबसे पहले जो ग्राम सभा होती है अबव 18 ईयर, जिनकी एज अबव 18 ईयर होती है, उनका ग्रुप क्या कहलाता है, ग्राम सभा। आफ्टर दैट ग्राम सभा किसको इलेक्ट करती है, ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत से जो ऊपर आता है वो पंचायत समिति, और जो पंचायत समिति के जो हेड होते हैं जो इलेक्ट करते हैं वो जिला परिषद। तो जिला परिषद सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है यहाँ पर जो लोकल एरिया है। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं, ये तो आपके रूरल एरिया में आ जाएगा, ये रूरल एरिया की गवर्नमेंट आएगी, अर्बन एरिया की गवर्नमेंट डिफरेंट होती है। देन आता है कि ये तो थी लोकल एरिया की गवर्नमेंट की, लोकल एरिया में जो पंचायती राज है, लोकल एरिया में ग्राम पंचायत कहलाती है। आफ्टर दैट जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पर ग्राम पंचायत नहीं कहलाती, क्या कहलाती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटीज की। जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो होती है बिग सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहलाएगी और उसका हेड होगा, उसको मेयर कहेंगे। देन आफ्टर जो टाउन होंगे उनमें म्युनिसिपैलिटीज होती है और उनके हेड कौन होते हैं, म्युनिसिपल चेयरपर्सन। तो इट मीन्स आपकी जो लोकल बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक रूरल एरिया में, दूसरी अर्बन एरिया में। रूरल एरिया की
पंचायत होती है, यानी कि ग्राम पंचायत होती है, आफ्टर दैट उनसे ऊपर की ये पार्ट होते हैं। और अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं तो अर्बन एरिया में क्या होती है, म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो जो बिग सिटीज होती है उसमें आप कहोगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जो टाउन है उसमें कहोगे म्युनिसिपैलिटीज, हेड मेयर और चेयरपर्सन। अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा रिगार्डिंग फेडरलिज्म कि इंडिया में फेडरलिज्म है, आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए फेडरलिज्म जब चैप्टर पढ़ोगे कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, कि इंडिया फेडरल कंट्री है। यहाँ पर पावर का डिवीजन है, सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से लोकल, जिसके रीजन से बेस्ट वर्क होते हैं, बेटर डेवलपमेंट होती है। क्योंकि सारी पावर, अगर एक पर्सन सारी पावर अपने हाथ में रखेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल का ओनर है, वो सारी पावर अपने हाथ में रखेगा कि वो प्रिंसिपल का वर्क भी कर रहा है, वो टीचर्स का वर्क भी कर रहा है, वो क्लर्क का वर्क भी कर रहा है, तो क्या वो वर्क कर पाएगा? नहीं। सेम वे तो कंट्री है, उसके जो हेड है कंट्री का, उसके पास सारी पावर है, तो वो अकेला उसको यूज करे, वो अकेला वर्क करे, तो कभी भी बेस्ट वर्क नहीं कर सकता है। इसलिए वो अपनी पावर को डिवाइड कर देता है कि स्टेट में पावर दे दो, वो अपने एरिया को देखेंगे, लोकल में दे दो, वो अपने एरिया को देखेंगे, जिससे बेस्ट वर्क हो पाएंगे, बेस्ट डेवलपमेंट होगी। जो ये चैप्टर फेडरलिज्म है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, अभी जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है इसमें जो भी टॉपिक इंक्लूड किए हैं ये आपके सिलेबस 2021-22 का है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, कोई भी मैंने ऐसा टॉपिक नहीं लिया है कि जो एक्स्ट्रा है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है जो आपका नहीं है, सारे अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस टॉपिक करवा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।